नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने पेज डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती पर पिछले रविवार यानी 14 नवंबर को हमारी आपसे मुलाकात प्रयागराज के मंच पर हुई थी। प्रयागराज के मंच पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने मत जब प्रस्तुत किए गए तो उन विशेषज्ञों पर भी लोगों ने टिप्पणी करना शुरू किया। दरअसल टिप्पणी वही लोग करते हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को विशुद्ध रूप से अपना नहीं सके हैं। वो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखी पर अपने कार्य चला रहे हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अनाप शनाप बातों को बिना तर्क संगत के सवाल करते हैं। आज का समय है सवाल आपके जवाब हमारे। सवाल आपके बहुत ज़्यादा तो हमारे पास पिछले एक सप्ताह से नहीं पहुँचे हैं और कुछ अपनी निजी व्यस्तता और विसंगतियों के चलते मैं आपके बीच एक सप्ताह से नहीं आ पाया, लेकिन प्रयास करूंगा कि आगे मैं अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो यूट्यूब चैनल पे हमारा मेडिसिन का क्रम जारी था, अब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पर चर्चा करेंगे और पांचों इलेक्ट्रिसिटी पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे। आप सुनना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल के विशेष कार्यक्रम को, जिसपे अब इलेक्ट्रिसिटी पर हमारी चर्चा होगी और पहली इलेक्ट्रिसिटी हम आरी पर चर्चा कल रात करेंगे। जहां तक सवाल आपके जवाब हमारे, सवाल तो नहीं है, आज टिप्पणियां ज़्यादा है। अब उन टिप्पणियों में सिर्फ एक सज्जन ने कहा है कि आप हमारे सवालों के जवाब भी दे दिया करें, और वो सज्जन है आदित्य बलकावर जी। मैं समझ नहीं पाता कि ये कहाँ से हैं, चूँकि यूट्यूब पर लिखते हैं और बड़ी लंबी लंबी पोस्ट लिखते हैं। इन्होंने बार बार लिखा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो सिद्धांत हैं वो मैटी जी के बनाए हैं या रमाशंकर जी के। आप बार बार रमाशंकर की थियरी को लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, और कहीं पर तो इन्होंने बड़े असभ्य शब्दों का भी प्रयोग किया है अपनी टिप्पणी में, और इनका साथ दिया है गोपाल चौधरी और सुबोध रंजन जी ने, और विशेष करके संजय शुक्ला और मानसी दुबे जी ने। इन सब ने अपनी अपनी टिप्पणियों को अपने अपने हिसाब से अलग अलग शब्दों से मुझे नवाजा है। हम सामूहिक रूप से इन सब के शंकाओं का और सवालों का एक जवाब दे देते हैं। जवाब हम ये दे देते हैं, एक सज्जन ने तो यहाँ तक कहा कि पीछे मैटी जी की फोटो लगाए हैं और आप रमाशंकर की थ्योरी पढ़ा करके गद्दारी कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है। आप सब ने जिन्होंने भी ये टिप्पणियां लिखी हैं, देश में 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारे मत से या हमारे प्रयोग से या हमारे अनुभव से सभी सहमत हों। स्वाभाविक है कि सभी के चाहने वाले अलग अलग हैं, सभी के मतों का ब्यौरा अलग अलग है और सभी की अपनी अपनी प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। मैटी जी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बताई थी। मैटी जी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 115 पौधे बताए थे। मैटी जी ने 38 दवाओं की चर्चा की थी, और वो अपने समय में इन पौधों से इन दवाओं को बना करके अपने चिकित्सा कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। उनके कुछ अनुयायियों ने, कुछ उनके शिष्यों ने, कुछ उनके इष्ट मित्रों ने इस कला को उनसे सीखा, और उन्होंने अपने जीवित रहते कोई पुस्तक लिखी नहीं, और पुस्तक न लिखने के कारण उनके कुछ आर्टिकल्स या उनके कुछ आपसी कही गई बातों को उनके साथियों ने उसे प्रचारित किया, और बाद में वही मैटी साहित्य के नाम से जाना गया। ठीक उसी तरीके से जैसे रमाशंकर जी ने अपने समय में कोई पुस्तक नहीं लिखी, हम लोगों से चर्चा करते थे, हम लोगों के लिए आर्टिकल लिखते थे, विभिन्न समाचार पत्र उसको छापते थे, और यह आज नहीं 1982 से यह आर्टिकल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम्स के आर्टिकल विभिन्न समाचार पत्रों में छपते रहे हैं। अनिल श्रीवास्तव ने कोई नया काम नहीं किया है। अनिल श्रीवास्तव ने रमाशंकर की थियरी को पढ़ाने का कहीं प्रयास नहीं किया है। हमने मैटी जी के उन सिद्धांतों पर शोध करने का कार्य किया है। शोध का तात्पर्य ये होता है कि जैसे रामायण और महाभारत के एक एक श्लोक के शोध होते हैं और उनके 1000 तरह के अर्थ, उनके
हर प्रवचनकर्ता अलग अलग व्याख्या करता है अलग अलग चौपाई की, और श्रोता को जिस चौपाई की जो व्याख्या अंतर मन से समझ में आ जाती है वो उसी का मनन करने लगता है। मैटी जी के बताए गए सिद्धांतों को हमारे विभिन्न सीनियर्स ने, विभिन्न विशेषज्ञों ने अलग अलग शब्दों से नवाजा। हमने अपने तरीके से इलेक्ट्रो और होम्यो शब्द की व्याख्या को सोचते, चिंतन करते, मनन करते, प्रयोग करते इसको पाया। तो अगर मैं अपनी बात अपने शब्दों में बयां कर रहा हूं और हमारे उन शब्दों को हमारे तमाम साथी समझने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों ने उसको समझा भी है, आत्मसात भी किया है, हमारे फार्मूले पर जो 450 ml में 5 ml मिला करके दवा बना करके अपने रोगियों को दे रहे हैं, रोगी उनके ठीक हो रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों फोन्स रोगियों के और चिकित्सकों के जो आ रहे हैं, उनको जो मैं दवा बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ, उनसे अगर रोगी ठीक हो रहे हैं, तो ये कम से मेरे लिए आत्मसंतुष्टि है कि मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जिस दृष्टिकोण से समझा है, जिस दृष्टिकोण से जाना है, मैं वो लोगों तक आसानी से पहुंचाने में कामयाब रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जटिलता को सरलता में बदलने का प्रयास किया है। न मैंने मैटी के सिद्धांत को तोड़ने का प्रयास किया है, न मैंने रमाशंकर जी की थियरी को लोगों के ऊपर लादने का प्रयास किया है। मैंने अपनी बातों को कहने का प्रयास किया है। अब आपका मतलब आप सभी कमेंट करता, आप सभी टिप्पणी करता जो मेरे विरोध में लिख रहे हैं, आप हमारे इस बातों को, हमारे इस सिद्धांत को कितना समझ पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लिखते हैं मेरे सवालों का जवाब दीजिए, और आपका एक ही सवाल है कि आपने मैटी सिद्धांत को नहीं पढ़ा, आप मैटी सिद्धांत को तोड़ मरोड़ करके अपने एंजाइम्स थ्योरी को प्रस्तुत करना चाहते हैं। सवाल तो मैंने भी किया था, और मैंने 3 ही सवाल किया था कि 115 पौधे से 116वें पौधे की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, 38 दवाओं से 39 दवाओं की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, और ये दवाएं हानि रहित क्यों कही जाती हैं, इनका साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता है अगर ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हैं। हमारे एक साथी ने लिखा, मैं उनका नाम नहीं लिख पाया, उन्होंने लिखा कि एंजाइम सी अगर लेना है तो दुनिया का कोई पौधा हम खा लें, हमको एंजाइम मिल जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा कि जब एंजाइम सी लेना तो हम किसी पौधे का चुनाव करें, लेकिन यहाँ किसी पौधे के चुनाव की बात नहीं हो रही है। यहाँ 115 पौधों से 38 औषधियों की चर्चा हो रही है, और उन 38 औषधियों में हमारे सिस्टम वाइज, हमारे अंग के वाइज, यानी अंगों के आधार पे या सिस्टम के आधार पे जिन एंजाइम्स की हमको आवश्यकता होती वो हमको 115 पौधों के 38 औषधियों में मिल जाते हैं। हमने ये बार बार आपसे पूछा है और ये कहा है कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैटी जी का सिद्धांत दुनिया में अद्वितीय सिद्धांत है, और अद्वितीय सिद्धांत होने के कारण इसको लोगों ने लाइक किया, पसंद किया, हम सब इनके अनुयायी बने। लेकिन मैटी जी ने जहाँ पे अपनी ट्रेन खड़ी की थी, क्या वहीं पे ट्रेन हम रोके रखें? क्या हम उस ट्रेन को आगे ना बढ़ने दें, उसमें कुछ नए कार्य ना करें? और जहाँ तक आप कहते हैं कि आईडीसी भ्रमित हो जाएगी आपके बातों से, मैं किसी को भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बातों कह रहा हूँ। आईडीसी को मेरी बातों को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज एंजाइम्स ही ये दवाएं इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं, एज एंजाइम्स ही इन दवाओं का साइड इफेक्ट नहीं होता है, एज एंजाइम्स ही ये किसी सिस्टम में भाग नहीं लेती हैं, ये एज ए कैटालिस्ट अपना प्रयोग करती हैं और अपना काम समाप्त कर देती हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रो और होम्यो शब्द की बात की व्याख्या आप लोग करते हैं, चूँकि आप सबकी टिप्पणियाँ बड़ी लंबी हैं, मैंने उसकी सिर्फ समरी निकाली है। और मिस्टर आशीष त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने लिखा कि वीडियो व्यक्तिगत द्वेष भावना से बनाया जाता है। आशीष त्रिपाठी जी, आप अगर मैंने पिछले 400 वीडियो बनाए हैं और लगातार 1.5 वर्षों से मैं चल रहा हूं निर्बाध, तो क्या मेरे वीडियो किसी के ईर्ष्या द्वेष भावना से बनाए गए हैं? उसका प्रमाण तो हमारे देश के वो साथी हैं जो इस समय ऑन लाइव हैं, या जो लोग हमारे समर्थन में हमारे पेज पर टिप्पणियां लिखते हैं, यूट्यूब पर हमारे समर्थन में टिप्पणियां लिखते हैं, जिनके फ़ोन कॉल्स आते हैं, चाहे वो अपने देश से हो या विदेश से हो, जो औषधियाँ पूछते हैं। या आपका ये आरोप निराधार है, कृपया आप अपने इस आरोप पर पुनर्विचार करें। मिस्टर इमरान मंगाले जी हैं, इन्होंने लिखा कि 100 साल से मैटी की फार्मेसी को आप लोग साबित नहीं कर पाए और आप मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल बात फार्मेसी पे आके अटक जाती है।
बात चिकित्सा सिद्धांत पे आके अटक जाती है। हम सब प्रैक्टिशनर्स हैं। आईडीसी के समक्ष जितने साथी हमारे गए हैं, फार्मेसी समझाना उनका काम है, सिद्धांत बताना उनका काम है। हम प्रैक्टिशनर्स हैं, हम प्रैक्टिशनर्स हैं और प्रैक्टिशनर्स को ही मोटिवेट करते हैं। हम प्रैक्टिस के तरीके, दवाओं के डोज, दवाओं के फार्मूले पर चर्चा कर सकते हैं, रोगी के रोग पर चर्चा कर सकते हैं, उसकी औषधियों पर चर्चा कर सकते हैं। फार्मेसी जो दवा बनाते हैं उसकी चर्चा का विषय उनका है, ये विषय उनका है। सारे विषय डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ही हल नहीं कर सकते। मैं तो अपने निजी अनुभव को शेयर करता हूँ। मेरे अनुभव अगर आप सब साथियों को पसंद आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें पसंद नहीं आते हो मेरे वीडियो को लाइक ही ना करें, शेयर ही ना करें, सुने ही ना। बात यहीं पे समाप्त हो जानी चाहिए। मैं तमाम लाइव प्रसारण देखता हूँ, तमाम लोगों के ऑडियो और वीडियो आते हैं, मैं नहीं देखता उनको, मुझे नहीं समझ में आता तो मैं एक आधे मिनट आगे पीछे देखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ। मैं कोई कमेंट भी नहीं करता उन पर। अगर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनके विरोध में कोई कमेंट नहीं करता उनके ऑडियो पर या वीडियो पर। ये तो आप में एक मर्यादा होनी चाहिए कि अगर आपको मेरे बात समझ में नहीं आ रही, आपको एंजाइम समझ में नहीं आ रहा है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट की बात समझ में नहीं आ रही, आपको साइड इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपको टेम्परामेंट डाइल्यूशन ही समझ में आ रहा है, तो आप मेरे सिद्धांत को लाइक मत कीजिए। आप कम से कम आप इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करने से तो बच जाएंगे। अनर्गल टिप्पणी जब आप करते हैं तो पूरा विश्व और पूरा देश उसको देखता है और ये लगता है कि अगर 100 हमारे पक्ष में लिख रहे हैं और 4 इस तरह लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको भी खेद होता होगा और हमें भी बड़ा कष्ट होता है जब आपकी लंबी टिप्पणियों में कोई सवाल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कुतर्क होता है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। बातें वही पुरानी हैं। गोपाल चौबे जी ने लिखा कि फोटो पीछे लगी है और सुबोध रंजन जी कह रहे हैं रोज नई नई कहानी लेकर के आप आते हैं। मिस्टर शकील खान कहते हैं यू नीड स्टडी नाउ, वेरी लिटिल नॉलेज डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। चलिए मिस्टर शकील खान जी, आपने कम से मुझे याद दिलाया कि मुझे वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बहुत अल्प ज्ञान है। अभी अल्प ज्ञान ही है, अभी मैंने 37 साल में बहुत अल्प ज्ञान ही प्राप्त किया है और आगे अगर ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा, आप सबकी दुर्भावनाएं मुझे किसी अन्य तरफ या अपने आप को हताश निराश नहीं कर पाई और मैं स्वस्थ मन से आपके बीच आया तो कुछ और ज्ञान प्राप्त करूंगा। हालांकि कुछ अपने ही साथी जब बदल जाते हैं तो मन भी बदल जाता है, काम करने का तरीका भी बदल जाता है और लोगों को बताने और समझाने का मन फिर दबने लगता है। लाइव प्रसारण करने का मन भी कभी कभी खट्टा हो जाता है जब अपने अपनों के साथ धोखा करते हैं, अपने अपनों के साथ गद्दारी करते हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक दूसरे की मित्रता के साथ विश्वासघात करते हैं। तमाम ऐसे प्रसंग जब उठने लगते हैं तो फिर मन ये होता है कि इस क्लास को यहीं बंद कर दिया जाए और अपना काम किया जाए, अपने से मतलब रखा जाए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जहाँ थी, जहाँ खड़ी थी, वहीं पर उस ट्रेन को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। लेकिन फिर अंतरात्मा पुकारती है कि अगर ऐसा ही सोचेंगे आप, हमारे तमाम साथी कहते हैं कि भाई भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, आप चलते रहिए, तो मैं उन्हीं साथियों की प्रेरणा बन करके एक बार फिर आपके बीच में आ जाता हूँ। तो आज चूँकि सवाल जवाब की बात थी, कोई विषय नहीं है, कल से मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी पर क्लास आरंभ करूँगा, आप उसे सुनना ना भूलें। और एनके रज्जाक जी का एक सवाल है, अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने 450 ml की बोतल पर बैन लगा रखा है, तो 100 ml में फार्मूले आपके कैसे तैयार किए जाएँ। एनके रज्जाक जी 100 ml में 1.5 ml यानी 1.5 ml औषध ले लें और 100 ml आप डिस्टिल्ड वाटर ले लें और दवा मिलाने के बाद उसको ऊपर नीचे अच्छी तरह हिला दें। स्ट्रोक देने की आवश्यकता कोई नहीं है, क्योंकि स्ट्रोक देने का मतलब इलेक्ट्रॉन को की गति को बढ़ाना, और जब स्ट्रोक आपका शांत होता तो इलेक्ट्रॉन फिर स्थिर हो जाते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि अगर एंजाइम से लेना है तो हम कोई पौधा ले लें, तो मैं भी इस कहता हूँ कि अगर बायो एनर्जी ही लेना है, आर्ट फोर्स ही लेना है तो कोई पौधा ले लें। और अगर निश्चित दवाओं की संख्या में हम कोई अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा दिमाग इस बात पर बार बार जोर देगा कि आखिर ये 38 दवाएं ही क्यों काम करती हैं, अन्य दवाओं की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। इसीलिए इसको 38 सिस्टम वार में बांटा गया है। अब 38 सिस्टम वार में ना तो पहले बांटा गया था ना बाद में बांटा गया, ये हम लोगों की अपनी सोच है,
मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हम लोगों के अपने निजी अनुभव हैं। हम लोगों का तात्पर्य डॉक्टर रमाशंकर जी की टीम का, और मैं उनका शिष्य रहा हूँ। हम लोगों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बार उसकी विवेचना करने की जरूरत समझी, और हमने विवेचना किया, हमने उस पर कार्य किया। हमने कार्य करके देखा कि हाँ, वास्तव में यही बात वहाँ फिट बैठ रही है। इसके अलावा जितनी बातें लोग कह रहे हैं या बता रहे हैं, या मैटी जी की बातों का सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं, मैटी जी तो अपनी बात कह के चले गए। जब तक किसी पुरानी बात को आप सामने नहीं रखेंगे, तब तक आप नई बातों का उसमें मनन और चिंतन नहीं कर पाएंगे। कबीरदास जी अपने दोहे कहकर चले गए, और अगर आप में से कुछ साथी मगहर का दर्शन किए हों, जहाँ पे कबीरदास जी ने अपने शरीर को त्यागा था, वो बनारस के रहने वाले थे और काशी के घाट पर जिंदगी भर बिताया उन्होंने। और किसी ने उनसे कहा कि मगहर में मरने से नर्क मिलता है और वाराणसी में मरने से स्वर्ग मिलता है, तो वो मगहर चले गए। और मगहर में जब वो मरे, तो मरने के बाद विभिन्न संप्रदायों के लोग अपना अपना कहने लगे, और कुछ देर बाद देखा कि वहाँ पे केवल पुष्प था, उनका शरीर नहीं था। तो लोगों ने उन्हीं की याद में वहाँ पे मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण कर दिया। आज भी मगहर हमारे लगभग 50 किलोमीटर दूर हमारे मार्ग पर ही है, हाईवे पर ही। अगर आप मगहर जाएं तो मगहर में 10 साल से लेकर के 50 साल तक के बुजुर्ग, 10 साल के बच्चों से लेकर 50 साल तक के बुजुर्ग कबीरदास की एक एक पद्य पर, एक एक उनके दोहे पर शोध कर रहे हैं कि कबीरदास के इस दोहे का अर्थ क्या हो सकता है, इसको कितने रूपों में देखा जा सकता है। और अलग अलग सिद्धांतों पर उसको फिट करके उसकी विवेचना करते हैं, उस पर शोध कार्य करते हैं, और वहाँ पे पीएचडी की डिग्री उनको मिलती है। वहाँ पे शोध संस्थान बना हुआ है। इसी तरीके से गीता प्रेस गोरखपुर में रामायण पर शोध चला, वाल्मीकि रामायण पर शोध चला, महाभारत पुराण शास्त्र पर शोध चला, सिद्धांत तलाशे गए, बातें जो लोगों ने कही लिख करके वो चले गए। आज हम उस पर शोध करते हैं कि ये बातें ऐसी कही गई तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, हम इस पर कितना मनन और चिंतन कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं बातों को अगर आप समझ जाएं तो आप ये समझ जाएंगे कि ना तो रमाशंकर जी की थियरी में पढ़ा रहा हूं, ना अनिल श्रीवास्तव अपनी कोई बात बता रहे हैं। हम मैटी जी के सिद्धांत को शोध कर रहे हैं, उनकी हर लाइनों पर अपना मनन और चिंतन कर रहे हैं, उनकी हर बातों, उनकी कही गई हर बातों पर तर्क वितर्क करके, विज्ञान के आधार पर प्रयोग करके, उसके परिणाम को समझने के बाद आप तक इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर इस पर भी हमारे टिप्पणी करने वाले साथी हमारी बातों को ना समझ सकें तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि आगे उनकी टिप्पणियों का जवाब मैं आज के बाद नहीं दूंगा। आप कुछ भी लिखें, मैं आपको ब्लॉक भी नहीं करूंगा। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए आपकी बातों को सुनना पसंद करूंगा, लेकिन जवाब देना इसलिए पसंद नहीं करूंगा क्योंकि आपके जवाब तर्क वितर्क और विज्ञान से परे होते हैं। आप रटी रटाई बातों पर लकीर के फकीर बनने की बात करते हैं, और अनिल श्रीवास्तव लकीर के फकीर नहीं बल्कि प्रायोगिक तौर पर उसको प्रयोग करके तब आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल से अपने इलेक्ट्रिसिटी के अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बस्ती से इजाजत दीजिए। नमस्कार।